नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे टॉप 10 एमसीक्यूज़ के अंदर। और ये इसका पार्ट सेकंड है। इस पार्ट सेकंड के अंदर हम जो है 10 एमसीक्यू को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा सेकंड वीडियो है। ठीक है, टॉप 10 एमसीक्यू हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। हमने 100 एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये हमारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अभी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन फिर भी हमें तैयार रहना है ताकि हम जल्दी से जल्दी इनको कवर करके और ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज करने की कोशिश करें। इसके अलावा भी हम अगले 100 एमसीक्यू जो कि इंटरनल बुक से होंगे वो लेके आएंगे। ये बुक के पीछे के 100 एमसीक्यूज़ हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसकी सहायता ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है एमसीक्यूज़ का पीडीएफ का लिंक है, आप वहाँ जाकर वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 100 के 100 एमसीक्यू अपलोड किए जा चुके हैं। आप उनको पढ़ें और यहाँ पर जो भी आपको समझ में नहीं आता है वो इसके थ्रू, वीडियो के थ्रू आप देखकर सोल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर की, जिसमें हम सोल्व करेंगे टॉप 10 एमसीक्यूज़। ठीक है, चलिए जी। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास अब 11 नंबर का है, क्योंकि हमारा सेकंड वीडियो है। तो 11वें नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। यदि डीएनए अणु के एक सूत्र में, डीएनए अणु का एक स्ट्रैंड है, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड है उसका जो अनुक्रम है वो दिया गया है ATGCACG। ठीक है, तो इसका पूरक सूत्र में निम्न अनुक्रम उपस्थित होगा। पूरक सूत्र यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस होगी उसके अंदर किस प्रकार का सूत्र अनुपस्थित होगा। If one strand of DNA molecule contains the sequence of nucleotide ATGCACG, then its complementary strand would contain the following sequence. ओके, तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं कि सीक्वेंस को लिख लेते हैं। अब सीक्वेंस है हमारे पास यहाँ पर ATGCAC और G। इस तरह से आप सीक्वेंस को लिख लें। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए ये ध्यान रखें कि जो एडेनिन होता है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ठीक है, थायमिन के साथ में। किसके साथ जुड़ता है? थायमिन के साथ। तो यहाँ पर एडेनिन जो होगा वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। हम इसको दूसरे कलर से लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। इसी तरह जो थायमिन होगा वो एडेनिन के साथ जुड़ता है, हमें पता है, ये इस तरह से। गुआनोसिन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में साइटोसिन के साथ जुड़ता है, और जो साइटोसिन होता है वो भी ट्रिपल बॉन्ड के साथ में गुआनोसिन के साथ जुड़ता है। इसी प्रकार से एडेनिन की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? थायमिन आ जाएगा। और यहाँ पर साइटोसिन पे क्या आ जाएगा? गुआनिन आ जाएगा। और यहाँ पर गुआनिन पर साइटोसिन आ जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रैंड बन जाएगा, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा। किसका? जो दिया गया सीक्वेंस है उसका। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में से मिला लेते हैं TAGC। TAGC, यहाँ पर GC आ रहा है तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, यहाँ देखें TAC बिल्कुल आ रहा है, लेकिन फिर क्या आ गया? T आ गया, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं। TACG आ रहा है, T आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, A आ रहा है, AB आ रहा है, C आ रहा है, GB आ रहा है, T आ रहा है, G आ रहा है और C आ रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो ये हो जाएगा C। दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पर TAG आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है? TAC आ रहा है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर C हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे इसी में ये पूछा जा सकता है, इस तरह का एक सीक्वेंस दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका आरएनए में सीक्वेंस क्या होगा। किसके अंदर? आरएनए में क्या सीक्वेंस होगा। ठीक है, इसका आरएनए में क्या सीक्वेंस होगा कॉम्प्लीमेंट्री। तो आरएनए में सीक्वेंस की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरह की कंडीशन में अगर आरएनए दे दिया जाता है तो फिर ये ध्यान रखना है कि जो थायमिन होता है उस थायमिन के स्थान पर क्या जोड़ना पड़ेगा? आपको यूरेसिल जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने क्या जोड़ा है? थायमिन जोड़ा है, तो थायमिन की जगह पर यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? हम यूरेसिल जोड़ देंगे। बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी? वैसी की वैसी रहेंगी। इसी प्रकार यहाँ पर थायमिन की जगह पर क्या हो जाएगा? यूरेसिल हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें इसी की सी रहेगी। तो ये स्ट्रैंड बन जाएगा आपका आरएनए का स्ट्रैंड। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको अलग से एडवांस बताया गया है, ताकि अगर इस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री वाला नहीं आए और कॉम्प्लीमेंट्री ना आकर क्या पूछ लिया आपसे? आरएनए का सीक्वेंस पूछ ले कि आरएनए कैसा बनेगा। ठीक है, या आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कैसा होगा, उसका सीक्वेंस क्या होगा, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। केवल थायमिन की जगह पर यूरेसिल आपको इनपुट करना है। ठीक है जी।
तो ये था हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, ये कह रहा है मतलब 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा ये। DHU लूप में क्षार युग्म होते हैं। नंबर ऑफ बेसेस या बेस पेयर्स इन DHU लूप। ठीक है, DHU लूप जो होता है इसे बोला जाता है डाईहाइड्रोक्सी यूरेडिन लूप। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, डाई हाइड्रोक्सी यूरेडिन। ठीक है, यहाँ पर जो है स्पेसिफिक प्रकार के डाईहाइड्रोक्सी यूरेडिन नाम के न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखेंगे हम यहाँ पर इस लूप में, इसको बोला जाता है डी लूप या DHU लूप। तो ये इसके अंदर डाईहाइड्रोक्सी यूरेडिन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा गुआनोसिन एडिनोसिन गुआनोसिन गुआनोसिन एडिनोसिन इस तरह से प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन इसमें होते कितने हैं। ठीक है, ये पूछा गया है कि DHU लूप में जो सार होते हैं, जो बेस होते हैं वो कितने होते हैं, जो बेस होते हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस होते हैं वो होते हैं 6। कितने होते हैं भाई, 6 बेस होते हैं, 6 सार होते हैं। देखो यहाँ से गिनेंगे अपन, ये तो जो है डी जो है ये मॉडिफाइड बेस है। ठीक है ना, ये क्या है, मॉडिफाइड बेस है, ये डाईहाइड्रोक्सी यूरेडिन है। बेस जो है हमारे पास वो होता है एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन और यूरेसिल, ये बेस होते हैं हमारे पास में। ठीक है, ये बेस है लेकिन ये अलग प्रकार का है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बेस है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कितने बेस पेयर्स होते हैं ना, तो यहाँ पर जो बेस पेयर्स होते हैं वो होते हैं 6। कैसे होते हैं 6, तो देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ पर कितने बेस पेयर्स होते हैं, 6 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो DHE लूप में कितने होते हैं, 6 होते हैं। और डाईहाइड्रोक्सी यूरेडिन को अगर मिला दिया जाए तो कितने होते हैं, टोटल 8 हो जाते हैं। अगर इन दोनों को भी मिला दें तो 8 हो जाएंगे, अदरवाइज यहाँ होते कितने हैं, 6 बेस पेयर होते हैं, तो इसको काउंट नहीं करते हम। इसके अलावा जो बचते हैं उनको काउंट करके लिखते हैं, यहाँ पर 6 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये जो डाईहाइड्रोक्सी यूरेडिन नाम की जो भुजा होती है tRNA की, इसके अलावा इसके ऊपर T-साइसी लूप पाया जाता है। ठीक है ना, जिसके अंदर सूडो यूरेडिन पाया जाता है। ठीक है, ये वाई जो होते है, जो साई जैसा स्ट्रक्चर है सूडो यूरेडिन का होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी अलग अलग तरह के बेस पाए जाते हैं जनरली। ठीक है, एक इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 4 बेस होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पर एक वेरिएबल लूप पाया जाता है। वेरिएबल लूप जो होता है इसमें बदलती रहती है संरचना। इसी तरह यहाँ पर एंटीकोडोन लूप पाया जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर नीचे की तरफ में 3 एंटीकोडोन न्यूक्लियोटाइड लगे हुए होते हैं, और ऊपर एक भुजा होती है जिसे 3 प्राइम भुजा बोलते हैं। ठीक है, या एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं, जिसके ऊपर आपका अमीनो एसिड आकर जुड़ता है। तो ये संरचना होती है tRNA की, जो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो डाईहाइड्रोक्सी यूरेडिन जो लूप पाई जाती है, इसके ऊपर अमीनो एसिड सिंथेटेज नामक एंजाइम आकर जुड़ता है। कौन जुड़ता है, अमीनो एसिड सिंथेटेज। ठीक है, सिंथेटेज, ये एंजाइम यहाँ पर आकर जुड़ता है। ठीक है, जो अमीनो एसाइल का सिंथेसाइज करवाता है। तो ये अमीनो एसाइल सिंथेटेज भुजा भी से बोला जाता है DHU लूप को। ठीक है, ये डी लूप भी बोला जाता है और DHU लूप भी बोला जाता है, DHU लूप। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी यूरेडिन की वजह से इसको DHU लूप बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये डाईहाइड्रोक्सी यूरेडिन नाम का अमीनो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, यानी कि बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बेस होते हैं, 6 बेस होते हैं, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप चित्र देखोगे तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कैसे है 6, तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कैसे है यहाँ पर ये 6 बेस। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि डीएनए से एमआरएनए की उत्पत्ति निम्न प्रक्रिया के द्वारा होती है। डीएनए से एमआरएनए बनना क्या कहलाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें दिया गया है ऑप्शन के अंदर, देखेंगे हम तो यहाँ एक दिया हुआ है स्थानांतरण। स्थानांतरण को बोलते हैं ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर जो होता है वो जीन का एक डीएनए स्ट्रैंड से दूसरे डीएनए स्ट्रैंड पर या उसी डीएनए स्ट्रैंड पर होना कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरा है अनुलेखन, तो ये अनुलेखन का बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इसमें डीएनए से क्या बनाया जाता है, आरएनए बनाया जाता है। ठीक है, डीएनए से क्या बनाया जाता है, एमआरएनए बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर तो हो गया ये अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। प्रतिकृतिकरण बोला जाता है रेप्लिकेशन को। किसको बोला जाता है, रेप्लिकेशन को। रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनाया जाता है। डीएनए से क्या बनाया जाता है, डीएनए बनाया जाता है, इसे बोला जाता है रेप्लिकेशन। ठीक है, नियमन जो होता है इसे बोला जाता है रेगुलेशन। रेगुलेशन किसका होता है, रेगुलेशन होता है जीन का। रेगुलेशन किसका होता है, जीन का होता है। और जीन का रेगुलेशन किसके अंदर होता है, ओपेरोन के अंदर होता है। ठीक है ना, ओपेरोन मॉडल के अंदर पढ़ा होगा आपने। ओपेरोन के अंदर जीन का रेगुलेशन किया जाता है, नियमन किया जाता है। तो यहाँ पर तो हमारा हो गया आंसर अनुलेखन। लेकिन होता कैसे है इसको भी हमें देखना चाहिए। देखिएगा, हमारे पास में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, शुरुआत में क्या होता है, हमारे पास में एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इस प्रकार से। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए का जो जीन होता है, एक्टिव जीन, ठीक है, जो एक्टिव जीन होता है इसको बोल सकते हैं हम एक्टिव जीन। ठीक है, ये जो एक्टिव जीन वाला पोर्शन होता है, इसमें जहां पर इनिशिएशन साइट होती है, जहां पर स्टार्टिंग साइट होती है, वो इसकी ओपन होती है। तो यहाँ पर एक इस तरह से ओपन हो जाती है साइट्स। ठीक है जी, इस तरीके से साइट जो होगी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी यहाँ पर। अब जैसे ही साइट यहाँ पर ओपन होगी, यहाँ पर एक एंजाइम जिसे बोला जाता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बोला जाता है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, और ये कौन सा होता है, सेकंड होता है यहाँ पर। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम जो होता है यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, और यहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होता है। और इसके बाद में यहाँ पर जो है आरएनए तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, क्या बना दिया जाता है, आरएनए बना दिया जाता है। और ये जो आरएनए होता है ये एमआरएनए कहलाता है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इसी प्रकार से टीआरएनए भी बनता है, इसी प्रकार से आरआरएनए बनता है। तो यहाँ पर क्योंकि हमसे एमआरएनए की उत्पत्ति के बारे में पूछा गया है डीएनए से, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और इस एमआरएनए से अगर प्रोटीन बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है भाई, प्रोटीन बनाई जाती है, तो उसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है। समझ में आ गई बात। तो कहने का मतलब है कि एमआरएनए डीएनए से, ये डीएनए है और डीएनए से आरएनए बनाना या एमआरएनए बनाना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर, अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल प्रस्तुत किया था। न्यूक्लियोसोम मॉडल प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था, यानी कि न्यूक्लियोसोम मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। देखिए न्यूक्लियोसोम, पहले तो हम समझते हैं कि न्यूक्लियोसोम होता क्या है वास्तव में, है ना। न्यूक्लियोसोम किस तरह का होता है, किस तरह का दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है इसका ज्यादातर। ठीक है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। देखिए पहले तो हम यहाँ पर न्यूक्लियोसोम को बनाते हैं। देखिए जो न्यूक्लियोसोम होता है उसके अंदर एक ऑक्टाकोर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसे कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहा जाता है भाई, हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। समझ में आ गई, जिसके 8 यूनिट जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर जो है डीएनए वो लिपटा हुआ होता है। इसके ऊपर जो डीएनए होता है वो इस तरीके से लिपटा हुआ रहता है यहाँ पर। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। इस तरीके से डीएनए यहाँ पर लिपटा हुआ रहता है। अब ये जो डीएनए होता है ये इस पर 1.75 राउंड में होता है। मतलब एक राउंड पूरा और एक राउंड पौन। पूरा नहीं होता, 2 राउंड पूरे नहीं होते, एक 1.75 राउंड में यहाँ पर लिपटा हुआ होता है। ठीक है, जनरली ये माना जाता है कि यहाँ पर 140 बेस पेयर का डीएनए प्रेजेंट होता है। ये जो प्रोटीन होती है ये प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाली जो प्रोटीन होती है उसे तो बोला जाता है H1। ठीक है, उसके अलावा H1 के अलावा यहाँ पर H2A, H2B, H3 और H4,
ये 4 प्रोटीन होती है, इसकी 8 यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, 4 की 2-2 यूनिट यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी जो है न्यूक्लियोसोम बनता है। तो ये न्यूक्लियोसोम होता है। इसका साइज की अगर बात करेंगे तो ये 10 nm का होता है। इसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 10 nm का होता है। ठीक है, 10 nm का साइज होता है। तो ये जो न्यूक्लियोसोम होता है, इस न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को सबसे पहले, यानी कि इसके मॉडल को सबसे पहले किसने बताया था? तो यहाँ पर सबसे पहले जो मॉडल बताने वाले थे वो थे कोर्नबर्ग तथा थॉमस। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इस मॉडल को बताया था। क्यों बताया था इन्होंने इस मॉडल को? कि इन्होंने क्या किया था कि जो क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र होता है हमारा, उस गुणसूत्र को, जो क्रोमोसोम होता है उस गुणसूत्र को इन्होंने खोल दिया था। ठीक है, गुणसूत्र का जो डीएनए था उसको जब इन्होंने खोला तो इन्होंने देखा कि इस गुणसूत्र के ऊपर जो है यहाँ पर मणिका नुमा संरचनाएं इस तरीके से लगी हुई है जी। ठीक है, इस तरीके से ये मणिका नुमा संरचनाएं जो है यहाँ पर बंधी हुई है। तो इन्होंने देखा कि ये मणिका नुमा संरचनाएं क्या होती है, किस तरह की है, तो इनको ही इसने नाम क्या दे दिया, ये बता दिया न्यूक्लियोसोम। ठीक है, कि ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर इस तरह की संरचना प्रेजेंट होती है, क्योंकि इन्होंने इसके फाइबर को खोलने की कोशिश की थी और खोलने पर इन्हें ये मणिनुमा संरचनाएं, यहाँ पर मणि का नुमा संरचनाएं यहाँ पर दिखाई दी। ठीक है, तो ये होता है हमारा न्यूक्लियोसोम, जो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, डीएनए के अंदर। क्लियर बात? चलिए, तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, न्यूक्लियोसोम डीएनए तथा हिस्टोन से बने होते हैं। अभी हमने देखा न्यूक्लियोसोम का मॉडल हमने अभी यहाँ पर बनाया, और उसके अंदर हमने देखा कि जो न्यूक्लियोसोम होते हैं वो न्यूक्लियोसोम डीएनए और हिस्टोन के बने होते हैं। ठीक है, ये जानकारी किसने दी थी? दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय, किसके द्वारा ये दिया गया था? तो जिसने ये मॉडल बनाया उसी ने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, कोरेनबर्ग और थॉमस, यही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि कोरेनबर्ग ने ही जो है सबसे पहले इस मॉडल को बनाया था। और मॉडल के अंदर इसने बताया कि यहाँ पर जो है 4 हिस्टोन प्रोटीन होती है। 4 हिस्टोन प्रोटीन जो होती है उसकी 2-2 यूनिट होती है। हिस्टोन प्रोटीन होती है H2A, H2B, H3 और H4, इस तरह से 4 यूनिट होती है। और इसकी 2 यूनिट होती है, यहाँ पर 2-2 यूनिट होती है। प्रत्येक जो स्टोन प्रोटीन होती है उसकी 2-2 यूनिट यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है डीएनए वो लिपटा हुआ होता है। किस तरह से लिपटा हुआ होता है? इस तरीके से लिपटा हुआ रहता है डीएनए यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो मॉडल है ये प्रपोज किया था कोरेनबर्ग ने, तो इसी ने ही बताया था कि यहाँ पर डीएनए और हिस्टोन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी ये हो जाएगा, कोरेनबर्ग और थॉमस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत सीधा क्वेश्चन है। न्यूक्लियोसोम नाम का नामकरण किया था, मतलब जो जिस चीज को, जिस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बोल रहे हैं, उस न्यूक्लियोसोम का नाम किसने दिया था, किसने उसका नामकरण किया था? ठीक है, मतलब जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं अभी, न्यूक्लियोसोम जिसके बारे में हम कह रहे थे, उसका नामकरण किसने किया था? तो बहुत सी बार इसमें कंफ्यूज होता है ना, क्योंकि जैसे कि मॉडल देने वाला तो कौन साइंटिस्ट था, कोरेनबर्ग। अब यहाँ कोरेनबर्ग का तो कोई नाम है ही नहीं। ठीक है, कोरेनबर्ग यहाँ कोई नाम है ही नहीं, तो फिर नाम देने वाला कौन था इनमें से? तो नाम देने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था भाई? वो था यहाँ पर यूडेट और साथी, पी यूडेट इसका नाम था। इसने सबसे पहले इसको नाम दिया था न्यूक्लियोसोम। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियोसोम। बात समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखना है हमें, यूडेट और साथी ने जो है, इसके जो यूडेट और साथी थे, कुछ 2-3 जो इसके दोस्त वगैरह थे, उन्होंने मिलकर यहाँ पर ये नाम दिया था न्यूक्लियोसोम। तो अगर यूडेट और साथी नहीं आए, यूडेट भी आ जाए, जब भी आप ध्यान रखेंगे, यूडेट की जगह अगर पी यूडेट आ जाए, पी लिखा हुआ हो, यूडेट के आगे पी लिखा हुआ हो, तभी हमें समझ लेना है कि ये पी यूडेट की बात कर रहे हैं, जिन्होंने न्यूक्लियोसोम नाम दिया था। तो नाम देने वाला साइंटिस्ट कौन था? पी यूडेट। ठीक है जी, चलिए, बहुत सीधा प्रश्न था, केवल यहाँ पर हमसे नाम ही पूछा गया है, कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं। तो आगे बढ़ते हम। चलिए, डीएनए होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और बहुत सी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। डीएनए होता है, डीएनए क्या है? क्या एक अम्ल है, एक क्षार है, एक उदासीन यौगिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, डीएनए का अगर हम नाम देखें यहाँ पर, डीएनए का अगर हम नाम देखेंगे तो डीएनए का नाम होता है यहाँ पर डीऑक्सी
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का पूरा नाम है। ठीक है, अब इस नाम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आ रहा है एसिड। ठीक है, तो इस एसिड के आधार पर हम बता सकते हैं कि जो डीएनए होता है वो एक अम्ल होता है। क्या होता है जी? एक अम्ल होता है। ये तो हम नाम से बता सकते हैं, लेकिन अगर हम संरचना के आधार पर बात करें, तो संरचना के आधार पर बात करेंगे हम यहाँ पर, तो डीएनए के अंदर हम देखें तो ज्यादातर क्या होते हैं? बेस होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये क्या है जी? बेस है, और इनकी संख्या होती है ज्यादा। इसके अलावा शुगर होती है। क्या होता है यहाँ पर? शुगर होता है, और इसके साथ साथ फॉस्फेट होता है। तो यहाँ पर एसिड तो है ही नहीं कोई सी भी चीज, शुगर भी नहीं है और फॉस्फेट भी एसिड नहीं है। ठीक है, और ये बेस भी क्या है? क्षार है। लेकिन फिर भी ये डीएनए जो होता है वो एक एसिड क्यों होता है? ठीक है, इसके पास कोई एसिडिक चीज तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये एसिडिक होता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, तो नाम से हमने पता लगा लिया है यहाँ पर तो कि भाई ये अम्लीय होता है, यानी कि अम्लीय प्रकृति का होता है। लेकिन होता क्यों है, इसका कारण हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये जो हमारा डीएनए होता है, इस डीएनए में, यहाँ पर ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इस डीएनए में ये जो क्षार होते हैं, जो बेस होते हैं, जैसे एडेनिन जो होता है वो थायमिन के साथ यहाँ पर जुड़ा होता है। इसी तरह गुआनोसिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ में यहाँ पर जुड़ा होता है। ठीक है, लेकिन ये जो इसकी बैकबोन होती है, इस बैकबोन पर होता है यहाँ पर शुगर फॉस्फेट इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है। तो यहाँ पर ये जो फॉस्फेट होता है, ये फॉस्फेट का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है PO4। क्या होता है जी? PO4। ठीक है, PO4 होता है। तो इसमें से क्या होता है कि दो ये जो एक ऑक्सीजन होता है, ये तो बॉन्ड बनाने में काम आ जाता है। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसके बाहर की तरफ में जो तीन जो और ऑक्सीजन बचे हुए हैं उनके ऊपर 3 चार्ज होते हैं। तो इसकी वजह से इसके ऊपर ज्यादातर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो बैकबोन होती है, ये जो लाइन देख रहे हैं हम, इस लाइन को बोला जाता है बैकबोन। ये जो बैकबोन होती है ये नेगेटिवली चार्ज होती है। कैसी होती है? नेगेटिवली चार्ज होती है, यानी कि इसके ऊपर जो है चार्ज जो होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक चार्ज होता है, धनात्मक नहीं होता। किसकी वजह से? इस फॉस्फेट की वजह से। ये जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, H3PO4 की फॉर्म में होता है, यहाँ पर H3PO4 की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर H3 की बात करें तो एक H यहाँ होता है, एक H यहाँ होता है और एक H यहाँ होता है। ये जो आवेश होता है इसका, ये बच जाता है। ठीक है, तो ये जो आवेश बच जाता है इसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से इसके ऊपर अम्लता आ जाती है, यानी कि ये प्रकृति अम्लीय दर्शाता है। अगर पॉजिटिवली चार्ज होता है तो वो बेस होता है। ठीक है ना, कोई चीज पॉजिटिवली चार्ज है तो वो क्षारीय प्रकृति की होती है, और अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो अम्लीय प्रकृति की होती है। तो यहाँ पर इस चेन की वजह से, ठीक है ना, इस चेन की वजह से जो है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए की प्रकृति अम्लीय क्यों होती है, तो उसका कारण होता है फॉस्फेट के ऊपर उपस्थित नेगेटिव चार्ज। फॉस्फेट बैकबोन के ऊपर उपस्थित नेगेटिव चार्ज की वजह से जो डीएनए होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसलिए डीएनए क्या होता है? एक अम्ल होता है। इसलिए इसका नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी, समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 18वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड किस में पाए जाते हैं? इनमें से किस किस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं? तो देखेंगे हम यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड आर फाउंड इन। तो डीएनए की बात करें तो डीएनए में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, ये देखते हैं हम। देखो, जो डीएनए होता है उस डीएनए के अंदर हमारे जो बेस होते हैं एडेनिन, वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में थायमिन से जुड़ता है, और गुआनोसिन जो होता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तो डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में जैसे कि आप बात करें ग्लूकोज की, ठीक है, ग्लूकोज की अगर आप बात करोगे तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6।
ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो 6 कार्बन होते हैं हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इसकी संरचना में। तो ग्लूकोज की अगर हम संरचना को देखें तो ये इस तरीके की संरचना होती है इसकी। 6 हाइड्रोजन यहाँ पर, 6 कार्बन यहाँ पर बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। और यहाँ पर ये लिख देंगे CH2OH, और यहाँ पर ये CHOH, इस तरह से OH यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर हम एक और HOH लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे CHOH, और यहाँ पर लिख देंगे CHO, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है इसमें ये कार्बन जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में यहाँ पर इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि कार्बोहाइड्रेट में भी क्या होते हैं जी, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसी तरह फैट की बात करेंगे, वसा की बात करेंगे, तो वसा में जो होता है लिपिड होता है, ठीक है ना। तो ये जो लिपिड होता है, लिपिड भी एक प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा कार्बन कार्बन की एक श्रृंखला होती है, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से बॉन्डिंग होती है। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रक्चर होती है। तो वसा काफी लंबी स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके अंदर पाए जाते हैं, सबके अंदर पाए जाते हैं। डीएनए के अंदर भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी पाए जाते हैं, और फैट के अंदर यानी कि वसाओं के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, तो सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी 19, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 19। 19 में बात करें हम, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक पदार्थ यानी कि हेरिडेटरी मटेरियल है। हेरिडेटरी मटेरियल का मतलब होता है जब कोई भी सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने वाला साधन, ठीक है। एक पीढ़ी से जो हेरिडेटरी मटेरियल होता है वो क्या करता है, एक पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना को पहुंचाता है, ठीक है ना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसको पहुंचाता है, आनुवांशिक सूचना को, ठीक है, आनुवांशिक सूचना को पहुंचाता है। तो आनुवांशिक सूचना को, जो आनुवांशिक इंफॉर्मेशन है, उस आनुवांशिक सूचना को पहुंचाने का काम कौन करता है, यही पूछा गया। अगर ये हमें पता है तो हम बता देंगे कि आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, ठीक है। तो इनमें अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है डीएनए, तो यही हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। कैसे है, तो कैसे है देखो, जैसे कि मान लो ये एक बैक्टीरिया है ठीक है, और ये एक बैक्टीरिया की फर्स्ट जनरेशन, या एक कोई कोशिका है, इस कोशिका की ये फर्स्ट जनरेशन है, यानी कि पहली पीढ़ी है। इसके अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। और रेप्लिकेशन होने पर यहाँ पर कितने डीएनए बन जाते हैं, 2 डीएनए या 2 गुणसूत्र बन जाते हैं। जैसे मान लो इसके अंदर अगर कोशिका है, एक ही गुणसूत्र है या एक डीएनए है, तो यहाँ पर रेप्लिकेशन के बाद में कितने बन जाएंगे, वो 2 बन जाएंगे, ठीक है। अब इस कोशिका का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, ठीक है। इस कोशिका का क्या हो जाएगा जी, विभाजन या डिवीजन हो जाएगा। जब इसका डिवीजन हो जाएगा तो यहाँ पर 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, और दोनों कोशिकाओं के अंदर एक एक डीएनए स्ट्रैंड चला जाएगा। तो ये जो हमारी आनुवांशिक सूचना थी, ये इस डीएनए के पास जो भी आनुवांशिक सूचना थी हमारे, ठीक है, वो आनुवांशिक सूचना उसकी दूसरी पीढ़ी के अंदर भी पहुंच गई है। तो इसको पहुंचाने का काम किसने किया है, यहाँ पर डीएनए ने, ठीक है। अगर आरएनए भी यहाँ पर प्रेजेंट हो, तो आरएनए भी एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए के साथ साथ आरएनए भी एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, क्योंकि कुछ जीवों के अंदर, जैसे कि वायरस वगैरह के अंदर अगर आप बात करोगे, तो वायरस के अंदर भी आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस वजह से आरएनए भी एक आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। क्लियर बात। प्रोटीन जो है वो आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। प्रोटीन जो है वो आनुवांशिक पदार्थ का जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसीजर होता है उसके अंदर बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए ये आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। लिपिड की बात करें तो ये भी हमारे शरीर के अंदर संश्लेषित किए जाते हैं, और बाद में ये नष्ट हो जाते हैं या इनका उपयोग कर लिया जाता है। इसी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये भी जो है हमें बाहर से लेने पड़ते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट को, कुछ हमारे अंदर नए निर्मित हो जाते हैं। तो ये भी आनुवांशिक पदार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी हमारे आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। समझ में आया क्यों पहुंचाता है, कैसे पहुंचाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। कोरेनबर्ग का एंजाइम है, कोरेनबर्ग जो है साइंटिस्ट है,
और इन्होंने जिस एंजाइम को खोजा है उसका नाम ही कॉर्नबर्ग एंजाइम है। ठीक है, तो कॉर्नबर्ग का एंजाइम क्या है, यहाँ पर कौन सा एंजाइम इन्होंने खोजा था, अगर हमें यह पता है तो हम इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, देखो कॉर्नबर्ग ने जो एंजाइम खोजा था वो था पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम खोजा था इन्होंने, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम खोजा था। क्लियर बात। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें दिया गया है सी के अंदर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर राइट सी। ये थोड़ा उल्टा लिख दिया है, बी यहाँ की जगह यहाँ आना चाहिए था। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस ये एंजाइम होते हैं, ये दोनों एंजाइम जो होते हैं ये डीएनए को कट करने में काम आते हैं। डीएनए को क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है, एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है। इसको भी समझ लेते हैं हम। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो डीएनए को 3 प्राइम या 5 प्राइम पर बाहर से काटता है, इस तरीके से। ठीक है, कौन सा एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। जबकि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को बीच में से काटते हैं, यहाँ पर से। ठीक है, ये कौन से एंजाइम होते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये काटने का काम करते हैं। जबकि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो क्या करता है, डीएनए से डीएनए बनाता है। क्या बनाता है, डीएनए से डीएनए बनाने में काम लिया जाता है, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन करवाने का काम करता है। जिस तरह से एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस डीएनए को काटने का काम करते हैं, उसी प्रकार से जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो डीएनए के रेप्लिकेशन में भाग लेता है, यानी कि इसका प्रतिकृतिकरण करता है। रेप्लिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिकृतिकरण। ठीक है, डीएनए का क्या करता है, ये प्रतिकृतिकरण करता है, रेप्लिकेशन करता है, एक डीएनए से 2 डीएनए बना देता है। तो ये एंजाइम खोजने वाला साइंटिस्ट कौन था, कॉर्नबर्ग था। ठीक है जी, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जिसको हमने सोल्व किया है। अब 20 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट क्लास में हम अगले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे हमारे बुक के पीछे के उनको सोल्व करेंगे। तो 10-10 के स्लॉट में हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें, ताकि अगर इसी पैटर्न के आधार पर परीक्षा होती है तो सबका फायदा हो, सबको मालूम पड़े। आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, अगर आपने कोई ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर या सिग्नल पर या किसी दूसरी प्लेटफॉर्म पर या फेसबुक पर, तो आप वहाँ पर जरूर इसको शेयर करें, ताकि सबसे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके। और आप भी प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझें, ध्यान से सुने और उसको मेमोराइज करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहे हैं, उस क्वेश्चन के साथ साथ आने वाली जो चीजें हैं उन सबको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ जाता है तो उसको भी हम सोल्व कर सकें। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जस्ट इसके बाद में जैसे ही 100 क्वेश्चन का स्लॉट पूरा होता है हमारे, आफ्टर 10 डेज, इन 10 दिनों के बाद में हम फिर से हमारे जो PYQs हैं, जो पिछली कक्षाओं में पूछे गए हैं, उनमें से क्वेश्चन बनाएंगे MCQs और उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम इंटरनल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस तरीके से जब तक हमारी जो है एग्जाम नहीं होते हैं या नहीं होते हैं, अगर नहीं भी होते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोट होते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं होते हैं और अगर एग्जाम होता है तो फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हम तैयार रहें, क्योंकि हमारे कोर्स तो पूरे हो चुके हैं, आपने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, बार बार उसको रिवाइज इस तरीके से MCQ से के थ्रू आप उसको दोबारा से रिवाइज भी कर पाएंगे, क्योंकि हम कुछ चीज़ों के प्रोसेस में आपको डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, कुछ चीज़ों को हम शॉर्ट में, जो शॉर्ट में आएगी उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, कुछ चीज़ जो डिटेल में होगी उनको हम डिटेल में ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ कमेंट करें। अब आज का सवाल जो बच्चों ने मुझे आंसर दिया था, 2-3 बच्चों ने जो कल सवाल पूछा गया था उसका आंसर दिया था, मैं उनके नाम बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको लोगों को कि किन लोगों ने जो है उसके आंसर दिए थे। तो 3 बच्चों ने जो है आंसर दिया था, जो पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आज का आपका सवाल है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने आज पढ़े हैं यहाँ पर, उन्हीं में से हम एक जो है आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। केवल एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, बस उसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है। अगर आपने सवाल का आंसर दिया तो जिसने सवाल का आंसर दिया उसी ने ही यहाँ पर जो है वीडियो पूरा देखा है। ठीक है, चलिए,
तो अब यहाँ पर ये देखना है, मैं पहले आपको नाम बताता हूँ उनके जिन्होंने सवाल का आंसर दिया है। एक धीरज यादव, संदीप यादव, धीरज यादव ने दिया है, संदीप यादव ने दिया है, दो लोगों ने आंसर दिया। प्रीति यादव, इसने भी आंसर दिया है, बाकी और आंसर नहीं दिए गए हैं। हालांकि लोगों ने काफी अच्छे देखा है, लोगों ने दो दो बार देखा है वीडियो को, दो दो बार जो है वीडियो देखा है बच्चों ने, और दो दो बार ही इन्होंने आंसर दिए हैं। ठीक है, दो दो बार, क्योंकि अलग अलग टाइम पर वीडियो देखा है, ये मुझे पता चल जाता है कब देखा है कब नहीं देखा, कितने घंटे पहले देखा है। तो आप भी इसको पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद में जो इस बार मैंने बीच में क्वेश्चन इसीलिए नहीं पूछा ताकि मुझे पता चले कि आपने पूरा देखा है या नहीं देखा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। यहाँ पर एक नया क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि जो मेसलसन स्टोल जो था, मेसलसन और स्टोल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? मेसलसन और स्टोल के एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? ठीक है, मेसलसन लिख देता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ पहले मैं यहाँ पर। मेसलसन एवं स्टोहल द्वारा किया गया प्रयोग है। ये आंसर आपको देना है। ठीक है, क्वेश्चन है ये आपका, और इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं यहाँ पर। एक्सपेरिमेंट which is done by Michelson and Stoll ठीक है, मेसलसन और स्टोल के द्वारा जो प्रयोग किया गया था वो क्या था, नाम बताना है उसका, किस प्रकार का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।